हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और शार्प लर्निंग ऐप पर भी तमाम स्टूडेंट्स देख रहे हैं। तो ट्रंप ने अपने आर्मी चीफ को ही बर्खास्त कर दिया है, दो और अधिकारियों को। और वहां मतभेद बहुत ज़्यादा हो गए हैं ईरान को लेकर। सेना कुछ कह रही है, ट्रंप कुछ कह रहे हैं, तो डिटेल में चर्चा करेंगे। और भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जैसे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए सीएमडी कौन बन गए हैं, ठीक है, वो चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने भारतीय सेना का नया उप प्रमुख डिप्टी चीफ किसको नियुक्त किया है। लोकसभा ने एकमात्र शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने का फैसला किया है, तो क्या है। एनसीईआरटी को कौन सा दर्जा दिया गया है। म्यांमार में नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, वो भी चर्चा करेंगे। और भी कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं। और एक सिंपल सा क्वेश्चन कि यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध के दौरान किस देश ने अपने आर्मी चीफ सहित 3 से ज्यादा अधिकारियों को पद से ही हटा दिया है, बर्खास्त कर दिया है। आंसर क्या होगा इसका? यूएसए, अमेरिका। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि वहाँ के जो चीफ हैं, डिफेंस सेक्रेटरी कहिए या वॉर सेक्रेटरी कहिए या वॉर मिनिस्टर कहिए, उन्होंने कह दिया है कि हट जाओ। और द न्यूयॉर्क टाइम्स में भी देख रहे हैं कि फायर कर दिया गया है आर्मी चीफ को। तो ये बहुत बड़ी खबर है, चर्चा भी हो रही है और लोग चकित भी हैं कि एक युद्ध के दौरान आर्मी चीफ को ही बर्खास्त कर देना या पद से हटा देना, ये कौन सी बात हो गई? नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ है मामला? दरअसल इस पूरे मुद्दे पर अगर आप देखेंगे मैप के जरिए, प्यारा भारत है ये, और इधर ये पश्चिम एशिया है, जिसको मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, अमेरिका यूरोप के द्वारा। तो पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता, उनका कहना है कि अमेरिकी सेना के जो 41वें चीफ ऑफ स्टाफ थे, उनको तत्काल प्रभाव से हटाया गया है, रिटायर कर दिया गया है। आमतौर पे किसी भी आर्मी चीफ का अमेरिका में जो कार्यकाल होता है वो होता है 4 साल का, ठीक है। और इनको 2023 में ये जो बाइडन, इससे पहले जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने नियुक्त किया था। ओके, तो ताज़ा फेरबदल ये हुआ है जब अमेरिका और इजराइल जो है ना, ईरान के साथ युद्ध में है। और ट्रंप की जो बातें हैं वो गोलमोल सी आती हैं। कई बार कहते हैं कि हम इस युद्ध से बाहर निकल रहे हैं, कभी कहते हैं कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो बाकी देश समझे, जिनको अपना जहाज ले जाना है वो समझे, हम तो चले यहाँ से। कभी कहते हैं कि नहीं, हम इतना हमला करेंगे, इतनी करेंगे कि ये बर्बाद हो जाएगा ईरान। तो मतलब कुछ भी स्पष्ट रूप से ट्रंप जो है ना वो बोल नहीं रहे हैं। वो कभी कुछ, मतलब अगर 1 घंटे में उनका जो भाषण है वही आप देखेंगे तो शुरुआत में जो कह रहे हैं और अंत में जो कह रहे हैं, उन दोनों में बहुत फर्क होता है। तो ऐसे में जो विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप का ये मानना था कि हम खर्ग आइलैंड जो यहाँ पर है उस पर अटैक करें अमेरिकी सेना, और वहाँ पहुँचे और इसमें इन्वेज करे, यानी ईरान में सेना उतरे और कार्रवाई करे। लेकिन वहाँ की सेना, जैसा कि स्पेशलिस्ट बता रहे हैं कि वहाँ की सेना इसके पक्ष में नहीं है। और ये समझती है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वहाँ की, कि इसमें घुसने का मतलब है कि बहुत सारे जो जवान हैं अमेरिका के वो मारे जाएंगे। इस बीच में ये बात यहाँ से भी आई कि इजराइल अपने सैनिक भेजे यहाँ पर अंदर घुसने के लिए ईरान में, लेकिन इजराइल ने साफ तौर पे मना कर दिया। और ये सब जो हुआ है, इसमें आप देखिए कि अमेरिका को अपनी पूरी नौसेना यहाँ से पीछे करनी पड़ी है, ठीक है। ऐसे में जो अमेरिका की एक दादागिरी से चलती थी, वो एक दादागिरी उसकी, उस पर एक धब्बा लगा है, ठीक है। वो जो पूरी दुनिया का बॉस अपने आप को बताता था, उस पर धक्का लगा है और इस युद्ध से धक्का लगा है। और ट्रंप जो है वो सबके, मतलब अमेरिका को माना जाता था ना कि वो इन तमाम जो देश हैं उधर के यूरोपीय देश हैं, उन सब का साथ है उनके पास। लेकिन अब ये हालत हो गई है कि कोई भी देश इस युद्ध में इनके साथ आने को तैयार नहीं है। जुबानी जंग चल रही है यूरोपीय देशों के साथ, ठीक है। ट्रंप ने तो ये कह दिया फ्रांस के राष्ट्रपति को, इमैनुअल मैक्रों के बारे में मीडिया के, क्योंकि इमैनुअल मैक्रों की पत्नी उनको पीटती हैं। तो उसके बाद फिर जो इमैनुअल मैक्रों हैं उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी कि ये बहुत गलत विचार रखते हैं, गलत बातें करते हैं ट्रंप। तो ये जो पूरा हुआ है ना, पूरा जो ताना बाना था अमेरिका का, वो एक तरह से ध्वस्त हो रहा है ईरान युद्ध के दौरान, ठीक है। अमेरिका की जो बहुत सारी बातें थी, जो एक आवरण था, वो ध्वस्त हो रहा है। और वो चाहकर भी यहाँ पर सेना नहीं भेज पाए रहे हैं ईरान में। क्योंकि नहीं भेज पा रहे हैं, क्योंकि ईरान जो है ना वो वहाँ पहाड़ी वाला देश है
और उसमें अंदर सुरंगें बनी हैं तरह तरह की, और वहाँ पर जाना सेना के लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि खुद को मारना ही है एक तरह से। ऐसे में जो विवाद सामने आया है कि सेना नहीं चाहती कि यहाँ अंदर घुसे, तो इसी बीच में ये सामने है कि ट्रंप ने जो है ना इनको बर्खास्त कर दिया है, या कहें इस्तीफा ले लिया है। मतलब यही है कि मतलब फायर कर दिया है। जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसमें ये बातें कही गई हैं। ठीक है, तो ये है एक इम्पॉर्टेंट बात। और भी 2 अधिकारी उनको भी हटाया गया है, इसके अलावा भी कई और अधिकारी उनकी चर्चा हो रही है। तो ये जो हटाया गया है ये बहुत बड़ी खबर है। इस बीच में अपडेट आपको दे दूं कि ईरान में वहाँ के सबसे बड़ी जो पुल हैं, ब्रिज हैं, B1 नाम था उसका, उस पर अमेरिका और इसराइल ने बमबारी की और उसको नष्ट कर दिया। उसके जवाब में ईरान ने ये कहा है कि अब हम मिडिल ईस्ट में जितनी भी कंपनियां हैं अमेरिकी, उनका पूर्ण विनाश करेगा। ठीक है, ट्रंप की ओर से क्या है, अमेरिका की ओर से यहाँ के बिजली संयंत्र तेहरान में भी किया गया था, वहाँ भी ब्लैकआउट हो गया था कुछ वक्त के लिए। उसके बाद तो उसने एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट को निशाना बनाया। यहाँ तक कि जो अमेजन है जिससे आप सामान खरीदते हैं, उसका जो मूल धंधा है ना, मूल काम है वो उसका डेटा सेंटर का काम है। जो आप में से ज़्यादातर वेबसाइट वो AWS अमेजन वेब सर्विसेज उस पर आधारित होती हैं। उसके दुनिया भर में डेटा सेंटर हैं और उसका महत्वपूर्ण डेटा सेंटर जो ना वो बहरीन में था, इस जगह पर। वहाँ पर हमला किया, उसको लगभग नष्ट कर दिया, बुरा हाल कर दिया। ठीक है, तो एक तरह से ईरान ने पूरी तरह से अब जवाबी कार्रवाई कहा है कि अगर हम पर ज़्यादा कुछ हमला होता है, हमारी चीज़ों को नष्ट किया जाता है, तो हम नष्ट करेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, तो ये सब जो अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है, जो महत्वपूर्ण बात है। एक और बात कही है ईरान ने कि दूसरा F-35 लड़ाकू विमान उसने गिरा दिया है। दावा किया है कि उसके जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है यानी IRGC, उसने ये काम किया है कि वो कर दिया। एक और बात करूं कि आगे क्या होगा, कुछ मतलब पता नहीं चल रहा है एक्चुअल में। ट्रंप की जो बातें हैं ना, वो कभी युद्ध करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी निकल रहे हैं हम, कभी बहुत इतना हमला करेंगे कि ईरान को बर्बाद कर देंगे, ये सब बातें वो करते हैं। इसलिए अब ट्रंप पर भरोसा धीरे धीरे दुनिया का कम होता जा रहा है कि एक्चुअल में वो क्या करने वाले हैं। ठीक है, और फिर कहते हैं कि जब हम हमला करेंगे तो हम क्यों बताएंगे आपको कि हम हमला करने जा रहे हैं, ये सब चीज़ें। इस बीच में जो अमेरिका का जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है USS जेराल्ड R4, वो फिर से समुद्र में ये लौट आया है इस तरफ अरब सागर की ओर, और मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये बात अमेरिका के द्वारा जारी की गई है। एक तरफ तो कई सारी जो युद्धपोत हैं, कई सारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो यहाँ पर वो ला रहा है, इस क्षेत्र में लाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ से अमेरिका ये कह रहा है कि हम हटाएंगे। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है, हालांकि कुछ देशों को परमिशन है कि वो ले जा सकते हैं अपने सामान, अपने जो जहाज हैं वो यहाँ से ले जा सकते हैं। इस बीच में ईरान की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल लगाने का फैसला किया है कि यहाँ से जो भी जहाज जाएंगे उन पर टोल लगेगा, उन पर रकम दी जाएगी। और ईरान ने इसके लिए ओमान से भी बातचीत की है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे काम किया जाए। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण बात थी जो ये आपने जान लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी PGCIL, उसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD कहेंगे, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, तो कौन बनाए गए हैं, क्या नाम है उनका? आंसर होगा वंशी राम मोहन बुर्रा। ठीक है, और ये रहा फोटोग्राफ। ठीक है, ऊर्जा मंत्री हैं ये खट्टर साहब, और ये उनके बगल में वंशी राम मोहन बुर्रा है। तो पावर मिनिस्ट्री के ऑर्डर पर ये अपॉइंट कर दिया गया है इनको, और ये अभी तो अपॉइंटमेंट कर दिया गया है, लेकिन ज्वाइन ये करेंगे तकरीबन 31 जुलाई, मतलब अभी हाँ ज्वाइन कर लिया इन्होंने। ठीक है, और कब तक रहेंगे? ये रहेंगे 2030 तक इस पद पर बने रहेंगे। इनके पास इससे पहले क्या है ना अनुभव है, करीब 33 साल का ट्रांसमिशन और टेलीकॉम सेक्टर में। और इन्होंने किसकी जगह ली है? तो रविंद्र कुमार त्यागी की जगह ली है। ओके, पावर ग्रिड के बारे में अगर कहें, पूरा नाम तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, लेकिन उसको पावर ग्रिड आमतौर पे कहा जाता है।
इसकी स्थापना हुई थी 23 अक्टूबर 1989 को। हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, हरियाणा में है। ओके, और ये भारत की एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसके अंतर्गत ये काम करती है कंपनी, और ये महारत्न कंपनी भी है, भारत सरकार के द्वारा दर्जा दिया हुआ है। इसका जो प्रमुख काम है वो क्या है, वो विद्युत पारेषण यानी पावर ट्रांसमिशन का प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना, बल्क पावर ट्रांसमिटर मिशन। मतलब ये पूरे देश में जो बिजली आना जाना ये सब चीज़ होना, ग्रिड की पूरा संचालन करना, ये सब काम इसका है। ठीक है, बिजली के प्लांट कहीं है और बिजली कहीं और आ रही है। देखिए भारत में ना कुल 5 बिजली के ग्रिड हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और पूर्वोत्तर। उन सबको जो जोड़ कर एक नेशनल ग्रिड के रूप में संचालन की इसी को जिम्मेदारी है। और ग्रिड को संचालन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर ग्रिड पर लोड ज़्यादा पड़ गया तो देश की बिजली व्यवस्था ठप हो सकती है, अगर लोड कम हो गया तो भी व्यवस्था ठप हो सकती है। तो उसको पूरी तरह से पूरे देश को कंट्रोल में, बिजली व्यवस्था को कंट्रोल करना एक तरह से ट्रांसमिशन के क्षेत्र में वो महत्वपूर्ण बात होती है। ठीक है, वो जिम्मेदारी जो है ना ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न होगा यहाँ पर, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अप्रैल 2026 में कौन बने हैं? आंसर का लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, उनको नया बनाया गया। और ये रहा फोटोग्राफ इनका। इनको किसकी जगह पर बनाया गया है? तो पुष्पेंद्र पाल सिंह, उनकी जगह इनको डिप्टी चीफ बनाया गया है इंडियन आर्मी का। एनडीए के स्टूडेंट रहे हैं ये। 1986 में इन्होंने बख्तरबंद कोर में कमीशन किया था, मतलब वहाँ ज्वाइन किया था आर्मी में। 4 दशकों, लगभग 4 दशक का कार्यकाल रहा है इनका। कई संघर्ष वाले जो इलाके हैं वहाँ पर इन्होंने सर्विस दी है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी फोर्स उसकी कमान संभाली थी। और जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय सदर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर काम कर रहे थे। ठीक है, तो अब नए डिप्टी चीफ हो गए हैं आर्मी के। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, ये याद रखना है आपको। और आर्मी चीफ कौन है इस वक्त? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और उनसे भी ऊपर यानी सीडीएस कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो हैं जनरल अनिल चौहान। अगला क्वेश्चन होगा, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? ऑटिज्म और मानवता, हर जीवन का महत्व है। ये ऑटिज्म, ओके। ऑटिज्म जो है ना एक डेवलपमेंट संबंधित विकार है, डिसऑर्डर है, जिसका अर्थ है कि बचपन के विकास के सभी क्षेत्रों में वो प्रभावित करता है। बोलने, सामाजिकता, स्पोर्ट्स, खुद के डेवलपमेंट, इन सब में होता है। और दुनिया भर में हर 36 में से एक बच्चे में ये पाया जाता है। हालांकि बच्चे ठीक भी हो जाते हैं थोड़ी उम्र होती तो, क्योंकि बड़े होने पर 127 में से एक व्यक्ति को ये प्रभावित करता है ऑटिज्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसका पीडीएफ अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। और अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो शार्प लर्निंग ऐप है और उस पर अभी ऑफर चल रहा है। सेल तो एक आध दिन के लिए आया था, लेकिन अभी लगातार चल रहा है, तो हो सकता है किसी भी दिन समाप्त हो जाए। तो ये फ़ायदा उठा सकते हैं आप। करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी आपकी हो जाएगी। इसमें क्या है ना, 2 तरह के मेंबरशिप प्लान बैच है, एक बेसिक है, दूसरा आईएसपीसीएस है। बेसिक वाला एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब के लेवल का है, और आईएसपीसीएस वाला यूपीएससी और पीसीएस लेवल का है। तो अभी मात्र 99 रुपीज़ में मिल रहा है, एक आध दिन में ये समाप्त हो सकता है किसी भी वक्त। तो इसमें क्या है, करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाती है, पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाते हैं आपको, अगले 1 साल तक 365 दिनों तक अपडेट आपको मिलता रहता है। पीडीएफ मिलता है, वीडियो मिलता है, मॉक टेस्ट मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये सब कुछ है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। शार्प लर्निंग ऐप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, लोकसभा ने किस शहर को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी बनाने का प्रस्ताव पारित किया है? आंसर होगा इसका अमरावती। ठीक है, अमरावती। और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं, लोकसभा पासेस बिल रिकॉग्नाइजिंग अमरावती एज सोलो कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, मतलब एकमात्र राजधानी आंध्र प्रदेश की जो होने वाली है अब अमरावती ही होगी। ठीक है, वैधानिक मान्यता मिल जाएगी, तो राज्यसभा से भी ये पास हो ही जाएगा। तो देखिए क्या है ना, ऐसी क्या बात है, राजधानी को लेकर बहुत उठापटक रही है आंध्र प्रदेश में। देखिए आंध्र प्रदेश का जो आंध्र प्रदेश जब बनाया गया था
2014 में, उस समय बिल आया था आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। तो उसमें ये प्रावधान था कि राज्य विभाजन के बाद अधिकतम 10 वर्षों तक आंध्र प्रदेश जो है ना, वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उन दोनों की संयुक्त राजधानी होगी। यहाँ है ये वाला जिसका है ना तेलंगाना है। 14 से पहले ये एक ही राज्य हुआ करता था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो यहाँ जो उसकी जो हैदराबाद है वो संयुक्त राजधानी बनाई गई थी, लेकिन 10 ही साल के लिए। उसके बाद ये तय था कि आंध्र प्रदेश को अपनी नई राजधानी बनानी होगी। चंद्रबाबू नायडू थे सरकार में, तो उन्होंने अमरावती को डेवलप करने की कोशिश की थी, लेकिन वह यूं कि फिर जो दूसरी सरकार आई उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम अमरावती को राजधानी नहीं बनाएंगे। ठीक है, 3 राजधानी बनाने की बात की थी वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने, इनसे पहले वाले मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा था कि विशाखापत्तनम जो है वो कार्यकारी यानी प्रशासनिक राजधानी हो गई, अमरावती विधायी राजधानी हो गई, कुरनूल न्यायिक राजधानी हो गई। लेकिन अब ये तय कर दिया गया है कि अब केवल और केवल अमरावती जो होगी ना, इस लोकेशन पे है, वही राजधानी होगी आंध्र प्रदेश की। ओके, और आंध्र प्रदेश को बहुत ही मतलब आधुनिक शहर के रूप में विकसित भी किया जा रहा है। करीब 58,000 करोड़ रुपए की रकम यहाँ पर लगाई जा रही है। और पिछले साल की बात है, मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और 58,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास योजनाओं का शुभारंभ किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनकी मौजूदगी में। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं। ओके, तो ये भारत का बताया जा रहा है कि अब ये सबसे आधुनिक सिटी होने जा रहा है अगले कुछ वर्षों में। ठीक है, तो कोई विवाद ना रहे, बाद में कोई राजधानी ना बदल दे, इसके लिए संसद से ही इस चीज को पास करवाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। और हाँ दोस्तों, पसंद आ रहा हो ये करंट अफेयर्स तो लाइक बटन दबाइएगा, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन दिखेगा आपको, वहाँ पर ऑल का बटन दबाएंगे तो नोटिफिकेशंस भी आपको वक्त पर मिलेंगे। तो क्वेश्चन है, एंटी सबमरीन वॉरशिप आईएनएस मालवन, उसको इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है, तो किस क्लास का युद्धपोत है? आंसर होगा इसका अभय क्लास का ये वॉरशिप है, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। ओके, तो ये अभय क्लास का एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, शैलो वाटर क्राफ्ट है, और ये तटीय सुरक्षा भारत की जो है ना उसके लिए इसको डिजाइन किया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है जो भारत है ना, तो उसके जो कोस्टल एरिया है यहाँ पर, यहाँ अगर पनडुब्बी है, कोई ऐसी चीज है, ड्रोन ही पनडुब्बी हो, तो उन सब पर नजर रखना। होता क्या है ना कि कई तरह के जहाज होते हैं, शिप होते हैं, एक आप सुनते होंगे डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, तो अब ये शैलो वाटर क्राफ्ट है। अब क्या है कि जो किनारा है भारत का, वहाँ पर जो क्षेत्र है ना, वहाँ कुछ क्षेत्रों में मतलब तट से कुछ दूरी तक पानी जो है ना वो उथला है, यानी वहाँ धरती धीरे धीरे आगे नीचे तक गई है, और पानी का लेवल गहराई की अगर देखेंगे तो दूर जाकर है। तो फिर यहाँ पर डिस्ट्रॉयर वगैरह जो बड़े शिप नहीं रह सकते हैं, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए छोटे शिप ही काम आ सकते हैं जो यहाँ निगरानी रखा करेगा। अगर कोई पनडुब्बी छिपी हुई है तो उस पर नज़र रखना, उसको पकड़ना और उसको बर्बाद कर देना, ये काम होगा इसका। तो ये अभय क्लास का कि ये पनडुब्बी है अभी, और इस अभय क्लास का ये वॉरशिप है। ठीक है, पनडुब्बी नहीं, अभय क्लास का ये वॉरशिप है, तो इसको लॉन्च कर दिया गया है, इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। अगर हम बात करेंगे कि ये जो नाम है इसका मालवन, वो क्यों है? महाराष्ट्र का एक तटीय शहर है मालवन, उसी के नाम पर ये रखा गया है, और उस शहर का जो संबंध है वो छत्रपति शिवाजी महाराज से है। जो उनकी जो शक्तिशाली नौसेना की शुरुआत हुई थी वो वहीं से हुई थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो इससे ये एक इम्पॉर्टेंट बात। अच्छा, कई तरह के युद्धपोत होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक होता है एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक पोत, जिसमें बहुत सारे फाइटर जेट्स होते हैं, जो एक तरह से समुद्र में तैरता हुआ एयरबेस का काम करता है। दूसरा होता है डिस्ट्रॉयर, इस तरह का
ठीक है। और वो भारी हथियार होते हैं, उसमें मिसाइलें होती हैं, शक्तिशाली युद्धपोत होता है, और दुश्मन पर हमला करना, ये सब काम होता है। फिर होता है फ्रिगेट। वो डिस्ट्रॉयर से थोड़े छोटे होते हैं लेकिन मल्टी रोरल होते हैं, कुछ स्टेल्थ भी होते हैं। उससे छोटा होता है कॉर्वेट, ठीक है। ये छोटे होते हैं, फुर्तीले जहाज होते हैं, मुख्य तौर पर काम करना होता है जो तटीय जो सुरक्षा है वो, ठीक है। तो और फिर होता है पनडुब्बी रोधी शैलो वाटरक्राफ्ट यानी ASW। तो SWC वही है ये वाला, ठीक है, मालवन, वो लॉन्च कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार ने UGC की सलाह पर राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, क्या है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT, तो उसको कौन सी मान्यता दी है, मतलब क्या दर्जा दे दिया गया है? आंसर का डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। अंग्रेजी में कहेंगे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, हिंदी में कहेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो अप्रैल में ये मान्यता मिल गई है। अब वहाँ पर अंडर ग्रेजुएट, इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, इन सब की डिग्री दी जा सकेगी, वहाँ पर उसकी भी पढ़ाई हो सकेगी, ठीक है। तो UGC ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी, उसके बाद फिर केंद्र सरकार ने भी ओके कर दिया। ओके, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कि मानद यूनिवर्सिटी जो कि हायर एजुकेशन का काम एक अपने कैंपस में ही वो कर सकता है, ठीक है। वैसे NCERT की बात करेंगे, पूरा नाम अगर अंग्रेजी में कहेंगे तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, और इसकी स्थापना भारत सरकार ने सितंबर 1961 में की थी। मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में है। तो उद्देश्य यही था स्थापना का कि जो स्कूली शिक्षा है क्लास 1 से 12 तक के बीच में, उसके जो पाठ्य पुस्तक हैं, उसके टेक्स्ट बुक हैं, उसका निर्माण करना, उसके लिए मतलब ऐसी पढ़ाई हो सके, टेक्स्ट बुक ऐसा बन सके जो बेहतर हो, सटीक हो। इसके अलावा शिक्षा में गुणवत्ता सुधार आ सके, इसके लिए चीज़ें थी, रिसर्च वगैरह हो सके, मतलब स्कूली शिक्षा को लेकर था। अब इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी दर्जा दे दिया गया है, थोड़ा सा दायित्व इसका बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, म्यांमार के नए राष्ट्रपति कौन चुन लिए गए हैं? आंसर होगा मिंग आंग ह्लाइन, ओके, जो सैन्य शासक थे, उन्हीं को अब राष्ट्रपति के रूप में 1 अप्रैल को, नहीं सॉरी 3 अप्रैल को, हाँ 3 अप्रैल को इनको चुन लिया गया है। ओके, तो अब राष्ट्रपति हो गए हैं, 69 ईयर के ये हैं। अगर मैप के जरिए देखेंगे, प्यारा भारत है अपना, और यहाँ पर ये है म्यांमार। ओके, तो 2021 से यहाँ पर सैन्य तख्ता पलट था। उस वक्त जो नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सांग सूकी, उनकी सरकार को उनको मतलब हटा दिया गया था इन्हीं के द्वारा। ये उस वक्त आर्मी चीफ थे, ठीक है, 2021 से। उसके बाद फिर एक सरकार बनाई थी, जुंटा सरकार कहा गया था उसको, और फिर चुनाव करवाए इन्होंने, और अभी ये खुद ही राष्ट्रपति बन गए हैं, ठीक है। तो पड़ोसी देश है, तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, राशि वैन डर डूसेन, तो वो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। किस देश के लिए खेलते थे? थोड़े पॉपुलर थे वो। आंसर का साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो वहाँ के खिलाड़ी थे, और अब उन्होंने कह दिया कि अब अलविदा कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन, हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार समारोह 2026 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीत लिया है? हार्दिक सिंह ने जीत लिया है अवार्ड ये, ठीक है। ये अवार्ड दिया गया है खेल मंत्री के द्वारा, ओके, तो बेहतरीन प्रदर्शन करने की वजह से। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार समारोह 2026 में विमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? नवनीत कौर ने जीत लिया है, ठीक है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की हैं ये, उन्होंने ये अवार्ड जीता है, ओके। महिला जो हॉकी टीम है उसकी वाइस कैप्टन है ये। क्लियर हो बात? तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए, और अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप को। और आपको बताऊं कि यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर 5 अप्रैल को सुबह 9 बजे से मैराथन वीडियो आ रहा है करंट अफेयर्स का। 3 महीने का होगा, जनवरी से लेकर मार्च तक का, टोटल करीब 3-4 घंटे का होना चाहिए।
पूरा कवर एक साथ हो जाएगा आपका। तो आप देखना मत भूलिएगा। कब है? संडे का दिन है, 5 अप्रैल को सुबह 9 बजे से लाइव होगा लगातार। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।